विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का छठा प्रकरण मेरी बीमारी श्यामा ने ली गद्य के बारे में सीखेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि अपनी पत्नी के जिद के कारण बच्चन जी को डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास अपनी बीमारी की परीक्षा करवानी पड़ी। डॉक्टर बीके मुखर्जी ने बताया कि लेखक को क्षय हुआ है, तो वे चिंतित हो गए। उसे चिंतित देखकर श्यामा ने बताया कि अगर चिंता ही करते रहोगे तो दवाइयाँ कोई लाभ करेगी नहीं। उन्होंने कहा कि कर्ज तो उसके मरने के बाद भी वह चुका देगी। उसके यह वाक्य से लेखक को लगा कि मुझे अपने लिए न सही श्यामा के लिए जीना ही चाहिए। अब बच्चन जी जीने का कोई न कोई उपाय ढूंढने लगे और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुंहफट यानी स्पष्ट बोलने वाला। डॉक्टर बीके मुखर्जी का स्वभाव स्पष्ट कह देने वाला था। लेखक सोचते थे, चाहते थे कि बीके मुखर्जी उसके पास कम पैसे ले। यह सोचकर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। चुनौती यानी ललकार। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट्स बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुएं के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुएं के अनुसार सीट्स बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। मुआवजा यानी नफा। मुआवजा यानी नफा अथवा तो आमदनी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। स्वस्ति पंथा, स्वस्ति शब्द સંસ્કૃત શબ્દ છે। સ્વસ્તિ એટલે કલ્યાણ
અને पंथ એટલે रास्ता। श्यामा अपने पति जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर चलने में श्यामा ने हमेशा सहयोग दिया। उसने कभी बच्चन जी को रोका नहीं। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग कि समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु हो जाना। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवाएं दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो बच्चन जी का इलाज डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास करवाना कठिन था, क्योंकि कुछ ही दिनों में लेखक के पास जो पैसे थे खर्च हो गए। श्यामा के वचन से कि कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगा। तो लेखक ने यह सुनकर सोचा कि मैंने आज तक श्यामा के लिए कुछ नहीं किया, अभी कुछ करने के योग्य भी नहीं रहा। मुझे श्यामा के लिए कर्ज चुकाना छोड़ जाऊं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करूंगा। यहाँ पर मित्रों एक प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक को अथवा तो बच्चन जी को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो यह प्रश्न के उत्तर में यह लिखा जाता है कि बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जब श्यामा ने कहा कि कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगा, तभी लेखक को श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उसने श्यामा के लिए अब आज तक कुछ नहीं किया, अब कुछ करने लायक भी नहीं रहा। यदि अपने कर्ज का भार भी श्यामा पर छोड़ जाए तो उनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। यह सोचकर लेखक ने श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए ऐसा लगा। लेखक ने सोचा कि डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी आर्थिक कमजोरी के बारे में बताऊं। तो बीके मुखर्जी
कम पैसों में अपना इलाज करेंगे, लेकिन बीके मुखर्जी अपने स्वभाव के अनुसार स्पष्ट कह देते हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। उसके इस विधान से लेखक को ललकार सी मिली। उसने जीने का संघर्ष करने का निश्चय कर लिया। उसे बचपन का अपने पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद के बताया हुआ इलाज याद आया। उसने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और बाबू मुक्ता प्रसाद के नुस्खे के अनुसार अपना इलाज शुरू कर दिया। उस इलाज में कोई खर्च नहीं था, सामान्य काम भी किए जाना था। लेखक जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर श्यामा ने उसे चलने दिया और हमेशा उसका साथ सहयोग दिया। अंत में लेखक श्यामा की सेवा से, उनके आशीर्वाद से स्वस्थ हो गई। लेकिन जब लेखक स्वस्थ हुए तभी से श्यामा बीमार हो गई। लेखक ने भी उससे सेवा करने में उसे सहयोग दिया, लेकिन लेखक श्यामा के सहयोग से, उनकी सेवा से चिंता विमुक्त होकर स्वस्थ हो गए। लेकिन श्यामा को चिंता मुक्त करने में, उसे स्वस्थ करने में लेखक पराजित हो गए। अंत में श्यामा की मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूर्ण होता है। अब हम इस प्रकरण का स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारी रहती थी? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। क्या उत्तर आएगा? सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। यह प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना होगा। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि एलोपैथी का उपचार महंगा था और लेखक की शक्ति से, आर्थिक शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कूने का इलाज बताया था। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न में पहला प्रश्न ही आपको लिखना है। बीजो प्रश्न, सविस्तर उत्तर लिखिए। सविस्तर उत्तर लिखिए। एमा पहलो प्रश्न, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो लेखक बीमारी में क्यों काम करते थे? हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा कि लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वह अपने परिवार का गुजारा करने के लिए स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे। उसके अलावा वह किताबों की बिक्री भी करते थे। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी बहुत कम थी। महंगी महंगी दवाएं उसके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। यह प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर
श्यामा कांप कर क्यों तुरंत संभल गई। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांप कर तुरंत क्यों संभल गई। तो उसके जवाब में डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को क्षय की बीमारी बताई और आराम करने के लिए कहा। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी, लेकिन उन्होंने पल भर में यह अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर सकेंगे। पति की संवेदनशीलता से वह भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वे तुरंत ही संभल गई। यह प्रश्न भी आपको नोटबुक में लिखना होगा। तीसरा प्रश्न, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता थी। जब उन्होंने श्यामा को यह बताया तो श्यामा ने कहा कि कर्ज तो मैं आपके मरने के बाद भी चुका दूंगी। तब उसे श्यामा का ख्याल आया कि आज तक मैंने श्यामा के लिए कुछ नहीं किया, अभी कुछ करने लायक भी नहीं रहा। मुझे अपने लिए न सही श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना ही चाहिए। अगर मैं कर्ज चुकाने का भार श्यामा पर छोड़ जाऊं तो मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथा प्रश्न, बच्चन जी के पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। यह प्रश्न आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નીચે दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। यह प्रश्न नोटबुक में नहीं लिखना है। इसके आगे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए जहाँ शरण लिया जा सके। जहाँ शरण लिया जा सके, शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद। 100 बरस जीने का आशीर्वाद। शतायु। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। स्वस्ति प्रंथा। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। स्वस्ति पंथा। आगे देखिए, विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी शब्द चिकना तो खुरदरा। मधु तो कटु। मधु शब्दનો विरोधी कटु। क्लेश, यहाँ पर रंग है, कलश लखाયેલું છે પણ क्लेश आवशे। क्लेश शब्द का विरोधी है शांति। विमुक्त, विमुक्त शब्द का विरोधी है बद्ध। बद्ध। यह शब्द समूह और विरोधी शब्द नोटबुक में नहीं लिखना है। मैंने आपको जो विरुद्धार्थी समानार्थी लिखाया है वही आपको नोटबुक में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।